हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा कर रहे हैं आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और उसके साथ साथ घुमाई भी कर रहे होंगे। तो खैर वो हमारा पॉइंट नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। फिलहाल मुझे मतलब इतने से है कि आप अच्छे से पढ़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, ठीक है। मेरा बस यही मतलब है, ठीक है। तो खैर थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि मेरी जो वीडियो है वो क्लास 10th बायोलॉजी पहला चैप्टर। एक बात और आपको बता दे रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के अनुसार जो आपका पहला चैप्टर है वो अनुवांशिकता है, ठीक है। अनुवांशिकता है तो उसको मैं इसलिए पहले नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप अगर इन सारे टॉपिक जैसे जैव प्रक्रम है, उसके बाद से अगला चैप्टर है, इन सारी चीजों के बारे में जब समझ लोगे ना तो अनुवांशिकता को समझने में टाइम नहीं लगेगा। उससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जरूर पूछता है, एक उससे लॉन्ग आंसर टाइप और एक इस चैप्टर से भी लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछता है बोर्ड के पेपर में। तो आप इसको देखिए, समझिए कि क्या है ये, ठीक है। ये नहीं है कि आपको पहले क्या पढ़ाया जा रहा है बाद में क्या पढ़ाया जा रहा है। बात ये है कि आप अगर एक सिस्टम से चलोगे तो समझने में बहुत आसानी होती है। और आपका ये जो सरकार का जो नियम है ये हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले चैप्टर को लास्ट में दे देना, लास्ट चैप्टर को पहले दे देना, बच्चों को थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो खैर हम तो यही शुरुआत कर रहे हैं, आप भी यहीं से शुरुआत करिए मेरे साथ। स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाया जा रहा है, अपना खुद का यहाँ पे जो बताया जाएगा उसका नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूँ जैव प्रक्रम से। जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम किसको कहते हैं, तो मैं समझाना चाहूंगा कि जो सजीव होते हैं यहाँ पर देखिए, हमको पता है कि सजीव और निर्जीव दो वस्तुएं होती हैं, सजीव वस्तुएं, ठीक है, और निर्जीव। सजीव के अंदर क्या है, उनके अंदर प्रजनन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, श्वसन, ये सारी क्रियाएं सजीव के अंदर ही होती हैं। और निर्जीव के अंदर ये सारी क्रियाएं नहीं होती है, जिससे वो मरा हुआ होता है, मतलब उसके अंदर जान नहीं होती है। तो यहाँ पे हम सजीव के बारे में ही केवल चर्चा करने वाले हैं, सजीव। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो सजीव होते हैं उनके अंदर कुछ क्रियाएं होती हैं, ठीक। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो सजीव को सजीव कहती हैं। जैसे में पहला है श्वसन, दूसरा है पोषण, तीसरा पे है वृद्धि, चौथा है उत्सर्जन और पांचवा है प्रजनन। ये सारी अगर क्रियाएं किसी के अंदर हो रही हैं तो वो कहलाती हैं सजीव, ठीक है। आप अपने अंदर देख लो, जंतुओं के अंदर देख लो, पेड़ पौधों के अंदर देख लो, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं अगर वो सजीव हैं तो, या फिर अगर इतनी प्रक्रियाएं हो रही हैं तो वह सजीव कहलाएगा। ये होता है। अब हम बात करने वाले हैं जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम ये क्या होता है, लाइफ प्रोग्रेस क्या होता है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि जैव प्रक्रम जो है वो नाम से ही स्पष्ट है। जैव यानी जीवधारी, जीवधारी, और प्रक्रम का मतलब है होने वाली प्रक्रिया, यानी जीवधारियों के अंदर होने वाली प्रक्रिया। अब जीवधारी यानी सजीव, उसके अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी, तो यही सारी प्रक्रियाएं होने वाली हैं, श्वसन, पोषण, वृद्धि, उत्सर्जन, प्रजनन, यही सारी प्रक्रियाएं हैं। यानी जीवधारियों के अंदर श्वसन, पोषण, वृद्धि, उत्सर्जन, प्रजनन, इन सारी प्रक्रियाओं का होना ही जैव प्रक्रम कहलाता है। या फिर जीवधारियों को जीवित रहने, ये सारी जरूरतें हमारी किस लिए हैं, जीवित रहने के लिए ही तो है। तो ये सारी प्रक्रियाएं अगर हमारे जीवित रहने के लिए, तो ये भी हमारा एक बन सकता है डिफिनीशन। यहां पे मैं लिख देता हूं, जीवधारियों के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं, होने वाली प्रक्रियाओं जिससे
जिससे वे जीवित रहते हैं, ऐसी प्रक्रिया जैव प्रक्रम कहलाती है। मेरी बात आपको समझ में आई कि मैंने क्या लिखा कि जीवधारियों के अंदर होने वाली प्रक्रिया, ठीक है, जीवधारियों के अंदर होने वाली प्रक्रिया जिससे वे जीवित रहते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख लें, एग्जाम्पल के तौर पे ये सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी श्वसन, वृद्धि, पोषण, ये सारी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ये कहलाती हैं जैव प्रक्रम। जीवधारियों के अंदर होने वाली वे प्रक्रियाएं, वे क्रियाएं जिनसे वे जीवित रहते हैं, ऐसी प्रक्रिया कहलाती है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रियाएं क्या हैं। ठीक है, जैव प्रक्रियाएं क्या है आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपके इस नगीन प्रकाशन के बुक में भी दिया हुआ है कि उपयुक्त जितने भी पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, जनन है, ये सारी प्रक्रियाएं अगर किसी के अंदर हो रही हैं तो वे कहलाते हैं सजीव, और सजीव के अंदर होने वाली सभी प्रक्रियाएं कहलाती हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, मैं यहां तक आपको समझा पा रहा हूँगा कि क्या है। चलिए, अब अगला है हमारा, अब इतनी सारी बातों के बारे में आप समझ गए कि मुझे जो है वो सजीव के बारे में ही चर्चा करना है, सजीव के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। तो चलिए, ये आप डिफिनीशन अपनी कॉपी में खूब सुंदर लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे श्वसन, वृद्धि, पोषण, ये सारी चीजों के बारे में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं और मिटाने के बाद कुछ और आपको समझाने का प्रयास करता हूं, इसको मिटा के कुछ बताने का प्रयास करता हूं। चलिए, अब यहां तो हमने समझ लिया कि जैव प्रक्रम है क्या बाबू, जैव प्रक्रम के बारे में अच्छे से डिटेल में तो हम समझ गए। अब कहते हैं कि जैव प्रक्रम अगर जीवधारियों के अंदर हो रहा है, हम लोग के अंदर हो रहा है, तो उसमें जो पहला प्रक्रम है वो है पोषण। पहला प्रक्रम वो है पोषण। पोषण बहुत ही जरूरी है, हर, या फिर वो जंतु हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, सभी को इसकी आवश्यकता प्रचुर मात्रा में है, और इसी के लिए सब कार्यरत हैं इस पूरे दुनिया में, भूख मिटाने के लिए ही कार्यरत है। ठीक है, अगर आप भूखे हो तो आप कभी ना कभी घर से बाहर निकलोगे और कुछ ना कुछ काम धाम तो करोगे। कहते हैं ना कि ये दुनिया नहीं कुछ तुम्हें देने वाली, बिना मतलब के कुछ देने वाले नहीं है। तो पोषण के बारे में हम समझ रहे थे कि पोषण क्या है। तो पोषण वे हैं, ठीक है, एक तरह से समझे तो भोजन करने या फिर जीवधारियों को भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, या फिर भोजन को, या लिखा है इसमें कि जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करना। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका एक डिफिनीशन लिखता हूं, जीवों द्वारा पोषक तत्वों को प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। समझ गए कि जीवों द्वारा तत्वों को प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। ये आप अच्छे से समझ गए, एक लाइन का सिर्फ इसका डिफिनीशन है कि जीवों द्वारा पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या है भाई, पोषक तत्व में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, तो आप समझ सकते हो, आप भोजन करते हो तो उसमें आपको पहला मिलता है कार्बोहाइड्रेट, फिर क्या मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, उससे वसा मिलता है,
और क्या मिलता है, विटामिन मिलता है। ठीक, ये सारी चीजें किसमें मिलती हैं, पोषण, पोषण में ही तो प्राप्त होती है। एक अगर आपके आगे एक थाली रख दिया जाए और उसमें बहुत सारे खाने वाली चीजों को रख दिया जाए तो यही बेसिकली यही चीजों को हम प्राप्त करते हैं उससे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और क्या है इसमें, विटामिन है। ये सारी चीजें जिसमें मिलती हैं वही तो पोषक तत्व है ना। तो लिखा मैंने कि पोषक तत्वों को प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है, यानी इन चीजों को प्राप्त करना। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल वे में आपके बुक में, अगर आपके पास बुक नहीं है तो एक बुक आप खरीद लीजिए। अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना हो तो अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से में पढ़ना हो तो आप अपने आगे किताब को खोल कर रखो। ठीक है, उसमें जो दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में उसमें दिया होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 तत्वों से मिलकर बना होता है, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्स होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनसे मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, इनके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, चीनी है जो खाने में मीठा लगे, ग्लूकोज है, और क्या है, और गन्ना है, गेहूं है, चावल है, ये सारे मीठे लगते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट के ही क्या है, प्रकार हैं। और ये CHO से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। चलिए, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन को जानने से पहले वसा के बारे में भी जान लेते हैं। वसा भी देखिए जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी ठीक सेम प्रकार जो इससे मिलकर बना है वह भी इसी से मिलकर बना हुआ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब इसका मुख्य कार्य, कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य होता है इसका, वो ये होता है कि हमारे शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा देता है। आप एक दिन चावल ना खाइए, लगेगा कि कितना आप क्या भूल गए हो। ठीक है, तो उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को बहुत सारी ऊर्जा देता है, ऊर्जा प्रदान बहुत ज्यादा करता है। और उसी प्रकार से वसा क्या होता है, चर्बी, जिसको आप भोजपुरी की भाषा में या फिर हिंदी मजाक की भाषा में कह देते हो कि चर्बी है ये। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो भोजन होता है, जो ऊर्जा होती है हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है, संचित हो जाती है, और वो क्रिटिकल कंडीशन में हमारे शरीर को मिलती रहती है, तो ये संचित हो जाता है, संचित ऊर्जा है। ठीक, और क्या होता है, ये किन किन चीजों में मिलता है, तो वसा आपको पता है सबसे अधिक किस में मिलता है, मक्खन में मिलता है, मक्खन, पनीर, तेल, इन्हीं सब चीजों में वसा की मात्रा अधिक होती है। अब प्रोटीन की बात कर लेते हैं तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। ये इन तत्वों से मिलकर बना होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अब प्रोटीन तो आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि प्रोटीन हमारे शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है, यही कार्य होता है। आप बुक को खोल के देखोगे तो यहाँ पे बस आपको हिंट दे दिया जाएगा तो आप समझ जाओगे कि क्या दिया है। एक एक लाइन उठाकर पढ़ देना और देखना कि मैं क्या बताया हूँ आपको। ठीक है, तो ये था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब किसमें मिलते हैं, पोषक तत्वों में। ये मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दिया है, आप समझ जाइएगा कि ये इन्हीं सब चीजों के बारे में बात किया गया है। अब पोषक तत्व, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि पोषक तत्व की आवश्यकता हमें क्यों होती है। पोषक तत्व की आवश्यकता क्यों होती है, तो आपको बता देते हैं कि पोषक तत्व जो होता है उसकी आवश्यकता हमें, हमारे शरीर को पोषक तत्व की आवश्यकता ऊर्जा लेने में, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने में, शरीर की वृद्धि करने में, इन सब चीजों में पोषण की आवश्यकता होती है। यहाँ पे लिख देते हैं पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। पोषण की आवश्यकता, तो पोषण की आवश्यकता हमारी होती है पहला ऊर्जा प्रदान करने में, दूसरा चीज है शरीर की
वृद्धि में। तीसरा हम कह सकते हैं कि रोगों से लड़ने में। और चौथी पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि कोशिका निर्माण में। कोशिका निर्माण में इतनी सारी उपयोगिताएं हैं हम इस पोषण की। ठीक है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है ये भी आपको बता दिया। अब एक चीज और जान जाइए कि ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन की कमी से रोग भी होता है। अब रोग कौन सा होता है? पहला है मेरेस्मस और दूसरा है क्वाशरकर। मेरेस्मस और क्वाशरकर दो रोग इनसे होते हैं। अब क्या है ये मेरेस्मस रोग? तो आप देखे होंगे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि लंबे लंबे हो जाते हैं और एकदम पतले हड्डी जैसे होते हैं। ठीक है, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कस्बे में जरूर एक दो बच्चे ऐसे दिख जाएंगे जो जिनकी शरीर विकास तो करती है लेकिन वे तंदुरुस्त, जो क्या बोलते हैं उसको, उनका शरीर जिस प्रकार से होना चाहिए नहीं हो पाता है। तो वे इन्हीं रोगों का शिकार होते हैं। ये क्यों होता है कि माँ का जो दूध होता है वो प्रचुर मात्रा में बच्चों को नहीं मिलता है, इसके कारण यह रोग फैल जाता है बच्चों के शरीर में। मेरेस्मस पतले से होते हैं, हाथों, इसकी जो लक्षण है वो यही होता है कि हाथ और पैर के जो हड्डियां होती हैं वो बहुत दुबली पतली होती है। हाथ पैर दुबला पतला होगा, भूख कम लगेगी, यही सब इसके लक्षण है। और ये मेरेस्मस रोग क्यों होता है? तो मैंने बताया कि मेरेस्मस रोग माँ का दूध प्रचुर मात्रा में बच्चों को नहीं मिलता है, जिसके कारण से मेरेस्मस रोग होता है। ये कहीं आप कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। और दूसरा रोग है क्वाशरकर। नाटापन का शिकार जब बच्चा हो जाता है तो उसको यही रोग होता है, क्वाशरकर। इसका भी बहुत लक्षण है कि बच्चा मंद बुद्धि का होता है, मंद बुद्धि का बच्चा होता है। और क्या होता है? भूख नहीं लगना, ठीक है, हाथ पैर का फूल जाना, शरीर में वृद्धि न होना, यानी वो वृद्धि नहीं करेगा, छोटा ही रहेगा, नाटा ही रहेगा। तो उसको जो रोग होता है वह होता है क्वाशरकर। और किसकी कमी से होता है? तो ये ऊपर जो महानुभाव बैठे हुए हैं प्रोटीन भाई साहब, इनकी कमी से ये रोग होता है। तो आज हमने इन सारे चीजों के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ा है। आप बुक खोलकर भी देखिएगा और उससे खुद से नोट्स बनाइएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हो तो इस नंबर पे आप मैसेज करके मुझसे नोट्स प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारी ऐसे ही रेगुलर आपको सुबह के समय में वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।